आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 2 जो है वो बहुत सारा बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि पार्टनर्स का आपस में रिश्ता कैसा है, किनका क्या जिम्मेदारी है, क्या हक है, और कैसे हम एक पार्टनर को निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे लोग रिटायर होते हैं, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, वो सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो 6% लेते थे ना 11-12 में, वो लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया हुआ तो नहीं लेना है, वो लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ये सब चीज़ हम लोग को आज सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 11-12 में हम लोग का स्कूल का बोर्ड हम लोग को करने के लिए बोला है, वो एक्चुअली में होता है और वो लॉ में लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ तुम लोग को पता है और बहुत सारा चीज़ नया सीखेंगे। शुरू करते हैं रिलेशन ऑफ वन पार्टनर विथ अनदर पार्टनर। दोनों पार्टनर के बीच में ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यार बोला गया सबसे पहले ये समझो कि इनका जनरल ड्यूटी क्या है। क्या बोले हम? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी मतलब कोई कुछ बोला नहीं, ठीक है, कोई कुछ बात नहीं हुआ, फिर भी हर पार्टनर को यह जिम्मेदारी निभाना है। पहला, जो बिजनेस होगा वो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए होना चाहिए। क्या बोले हम? जो बिजनेस होगा वो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो फर्म के लिए भला है हम धंधा वैसे करेंगे। हम अपना भला देख सकते हैं? हमको किसका भला देखना है? फर्म का। दूसरा, जो भी डिसीजन है वो जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए। कोई फेथफुल का मतलब बताता है? जितना भी डिसीजन है, जो भी आप हरकत करेंगे, एक्शंस लेंगे, वो सही होना चाहिए। क्योंकि आप पर विश्वास किया जा रहा है। तो एक पार्टनर दूसरा पार्टनर पे विश्वास करता है और जो भी हरकत है, पहला वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? जस्ट एंड फेथफुल। ठीक है, और तीसरा रेंडर ट्रू अकाउंट्स। तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा ना पार्टनर, ट्रू बनाना, लॉ में लिख दिया। तो 3 चीज बोला, धंधा करना है सबका भला के लिए करो, तुमको आगे वाला तुम पे भरोसा करता है, जस्ट एंड फेथफुल। और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा क्योंकि वो भरोसा कर रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाना होगा हम लोग को? सच्चा सच्चा, ट्रू ट्रू। क्या कोई दिक्कत? ये जनरल ड्यूटी है। मतलब क्या हमको कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिखाना होगा कि हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे? क्या अलग से बोलना होगा कि हमको सही अकाउंट बना के देना है? मतलब हम कल को घपला किया, हमको पकड़ा, बाकी पार्टनर बोला अरे तुम घपला कर रहे हैं, हम बोले अरे यार तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया थोड़ी था कि हम गलत अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियस सा बात है, लॉ में लिख दिया सेक्शन 9 में, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, दैट इज जस्ट एंड फेथफुल, सही तरीके से, अच्छे इरादे से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंडर ट्रू अकाउंट्स। 3 जनरल ड्यूटी है बस। ट्रू अकाउंट्स मतलब फुल इंफॉर्मेशन देना है। सही बात है? किसी को कोई दिक्कत? मेरे मन में एक डाउट आया भैया कि मानिए ए है, बी है, सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो बात को। डी के साथ बी कुछ फ्रॉड किया, डी के साथ बी कुछ फ्रॉड किया, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। डी किस पर केस करेगा? बी पे की फर्म पे। अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो हम बिजनेस पे केस करेंगे। अगर हमको एक खराब प्रोडक्ट मिलता है, कभी मानो हम रिलायंस वो फ्रेश गए, एक स्मार्ट फ्रेश करके था ना अपने पास, वहाँ पे हमको खराब सामान मिला, तो हम सीधे अंबानी जी पे केस करते कि रिलायंस फ्रेश पे केस करते? तो वो तो कंपनी है, चलो। क्या फर्म में ऐसा होता है? बिल्कुल, हम लोग फर्म पे केस करेंगे। मतलब अगर हमको मुआवजा मिलेगा, हम लोग डी हैं, हमको मुआवजा मिला 10 लाख का, तो वो ए दिया, बी दिया, सी दिया या फर्म दिया?
फर्म दिया। सवाल उठता है गलती कौन किया था? बी। भैया ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलती एक जन कर रहा है और भुगतेगा सब। लॉ बोला कि देखो अगर तुम्हारा पार्टनर कुछ गलती करता है तुम लोग को तो भुगतना पड़ेगा, तो उस हिसाब से तो सारा पार्टनर बोला ये सब फालतू लॉ होगा तो हम बंद करेंगे नहीं कभी पार्टनरशिप फर्म, हम क्यों करें पार्टनरशिप फर्म। बोला सुनो हम तुमको एक मौका दे रहे, तुम बात को समझो, अगर तुम्हारा फर्म पे कस्टमर केस नहीं करेगा, डी केस नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? मतलब तुम सोचो कितना गलत बात है कि हम दुकान से सामान खरीदें, सामान खराब निकला, हम दुकान पर केस कर रहे हैं और दुकान का लॉयर बोल रहा है नहीं दुकान पर केस मत कीजिए पार्टनर पे कीजिए। अरे हम समझेंगे वो सब चीज, तुम गलत आदमी को पार्टनर क्यों बनाया, है ना, तुम्हारा गलती। फिर बोला गया ठीक है, तो वो फर्म पे केस कर दिया, ये ए और सी के लिए नाइंसाफी है, यानी कि बी कांड करता रहेगा और ए और सी फंसता रहेगा। तो लॉ बोला सुनो हम एक काम करते हैं, हम एक नया लॉ बनाते हैं कि अगर 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 फर्म को लॉस होता है, फर्म को लॉस होता है बाय कंडक्ट ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के हरकत से फर्म को किसी भी तरीके का नुकसान होता है, तो वह पार्टनर जो नुकसान किया है बाकी पार्टनर्स को क्या करेगा? कंपनसेट कर देगा। अब खुश? मतलब भैया डी फर्म पे केस करेगा, एक बार तो फर्म डी को पैसा देके बोलेगा ठीक है डी तुम जाओ, हम लोग ये लफड़ा नहीं चाहते, लेकिन बाद में ए और सी बी पर केस करके पैसा ले सकता है। कितना सही चीज है ये, क्योंकि भैया डी को हम क्यों फंसाएं बेकार में, डी यही करते रहेगा जिंदगी भर, मेरे पास आते रहेगा पैसा लेते रहेगा, उसको और कोई काम नहीं है जिंदगी में, तो वो उसको हम लोग पैसा देके भेज देंगे, हम लोग का वो पैसा डूबेगा नहीं, हम लोग डी पर केस करके वो ले सकते हैं। ये बात कैसे मान ले भैया आपका कि आप सही बोल रहे हैं? बोले हम मानो मत। हाँ एक सेकंड हम बता रहे, फिर तेरे डाउट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ड्यूटी टू आइडेंटिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, बोला वह पार्टनर जो फ्रॉड करता है। अच्छा कौन सा फ्रॉड? अगर वो घर में फ्रॉड करके आया 25 दिन में पैसे डबल करेगा, बोला मेरा कपड़ा का दुकान है, वो मेरे साथ कपड़ा का दुकान में पार्टनर है और वो अपना पड़ोसी से उधार लिया, बोला 25 दिन में पैसा डबल कर देंगे और भाग गया। अब पड़ोसी बोल रहा है वो मेरा कपड़ा दुकान का फर्म पे केस करेगा, वो कर पाएगा? अरे भाई वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे काम किया, वो अपना पर्सनल कैपेसिटी में काम किया ना, अपना तरीके से किया, तुम वहां समझो। हाँ वो मानो मेरे से कपड़ा लेके देता अपना पड़ोसी को, जो खराब निकलता वो हमको देना पड़ता। क्लियर है? तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या बोला, वह पार्टनर जो फ्रॉड करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो मेक गुड करेगा लॉस को, वह मेक गुड करेगा लॉस को, मेक गुड कीवर्ड, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बात में मेक, ये लाइन मेन कीवर्ड है। तुम लोग को ऐसे एक स्टोरी देगा कि एबीसी पार्टनर है, बी कांड किया, फर्म पे केस करेंगे या बी पे केस करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो केस तो फर्म पे होगा, लेकिन अगर किसी पार्टनर के फ्रॉड के कारण इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लॉस होता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पार्टनर टू आइडेंटिफाई द फर्म फॉर दैट लॉस। क्या कोई दिक्कत? तो भैया ये तो इजी सा बात था। पहला बात आप बोले जनरल ड्यूटी में कि 3 चीज होता है, 3 पॉइंट। दूसरा बात आप बोले कि फ्रॉड करेगा पार्टनर, कोई भी लॉस होगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कि बाकी को पार्टनर्स को अपना लॉस का भरपाई करके दे दे। अब बढ़ते हैं आगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सिंपल सा बात है कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कैसे होगा डिसाइड, कैसे डिसाइड होगा कि हमको कितना मिलना है, हमको क्या करना है, तुमको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, उसमें लिखा होगा। अगर मेरा लिखा हुआ है कि हम धनबाद वाला ब्रांच संभालेंगे तो हम धनबाद संभालेंगे, तेरा लिखा हुआ है कि तुम बंगाल वाला ब्रांच संभालेगा तो तुम बंगाल संभालना। क्या कोई दिक्कत? वो सब चीज़ कहाँ लिखा रहता है? कॉन्ट्रैक्ट में। मेन खेल आया सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बोलता है याद है? अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ, इस कहानी को फिर से समझाते हैं। ये है हम, ये है आदित्य सर और ये है रश्मि मैम, ठीक है। हम लोग तीनों मिलकर पार्टनरशिप किए और बोले कि चलो चलो हम लोग एक नया ट्यूशन खोलते हैं।
पार्टनरशिप फर्म में हम लोग बोले कि एक नया टर्म रहेगा जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टनर लीव करता है तो वह किसी पर्टिकुलर टाइम तक, मानो आने वाला 6 महीना किसी पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर सकता। आने वाला 6 महीना हम लोग धनबाद के 10 किलोमीटर के रेडियस में काम नहीं कर सकते। क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन हम लोग पे लगाया जा सकता है? एक बात को समझो, लॉ है कि हम किसी को काम करने से नहीं रोक सकते। हम लोग कभी किसी को काम करने से रोक सकते हैं? आज बगल बिल्डिंग में एक नया आदमी आया, बोला हम सीए फाउंडेशन का ट्यूशन पढ़ाएंगे। हम उसको बोल रहे कि सुन भाई, तुम ट्यूशन मत पढ़ा, हम पैसा दे रहे, तुम मत पढ़ा। वो लॉ बोलता है ना, सेक्शन 27 बोला है हम किसी को काम करने से नहीं रोक सकते। यहां तो भैया हम लोग को रोका जा रहा है। बोला गया अगर आप पार्टनर्स हैं, इसके पीछे के रीजन भी बताएंगे लॉ क्यों है, बट लॉ समझो। अगर हम लोग पार्टनर्स हैं और हम लोग कभी रिटायर करते हैं तो एग्रीमेंट के तहत हम लोग पे एक रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि रिटायर होने के पर्टिकुलर कुछ दिन तक कुछ एरिया में काम नहीं किया जाएगा। और ऑब्वियस सा बात है, अगर हम जैसे यहाँ पे हुआ ये हम लोग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए। एक टीचर आए, वो टीचर पढ़ाए, ठीक है, आने वाला 10 क्लास लिए, 10 क्लास में डेमो वेमो दिए और बच्चा लोग को लेके चल गए अपने साथ। जो भी कतरास का केंद्र से बच्चा लोग आता था उनको वहीं रखने लगे कि तुम लोग धनबाद क्यों आता, वहीं आओ, इससे आधा फीस में काम करेंगे। ठीक है, अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते वो ये काम कर पाते हैं? तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है ना। उस हिसाब से तो अगर हम मिठाई दुकान खोलेंगे, कोई भी आएगा मेरा मिठाई का रेसिपी समझेगा और अगला दिन मेरे बगल में अपना कंपटीशन खड़ा कर लेगा, मेरा तो फिर धंधा कभी चल ही नहीं पाएगा। तो लॉ बोला ये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। हम लोग किसी को काम करने से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज नॉट वैलिड, इट इज वॉइड, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट ये केस अलाउड है। क्या ये बात समझ आ रहा है सबको? यानी कि भैया सेक्शन 27 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता। अब इंजंक्शन ऑर्डर अलग है, ठीक है, आ जा। यहां तक भैया आपका सारा बात हमको समझ आ रहा है। मई 2023 पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक कंपाउंडर एक डॉक्टर के यहाँ काम कर रहा है, पार्टनरशिप का नहीं है बट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। एक डॉक्टर के यहाँ एक कंपाउंडर काम कर रहा था, या फिर मानो एक सीए के अंडर में एक आर्टिकल काम कर रहा था। वो आर्टिकल सीए का सारा काम सीखा और सोच रहा था कि अब हम बाहर जाके अपना ही एक काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि तुम जिंदगी भर यह काम जो मेरे से सीखा है नहीं कर सकता। गलत है, क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए। क्या ये वैलिड है कि हम जिंदगी भर उसको कोई काम करने से रोक दें? बच्चा लोग ये रीजनेबल वर्ड पे ध्यान दिया नहीं था और इंस्टीट्यूट क्या गुगली फेंका, ये वाला सवाल भेजा, बहुत कम बच्चा उसका सही जवाब दे पाया कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। और बच्चा लोग क्या याद किया? जैसे आप गोकुल वाला एग्जांपल दिए थे कि आप उसका गुडविल खरीदे थे और आपको बोला था कि 3 किलोमीटर के अंदर तुम कोई दुकान नहीं खोल सकते, उसके बाहर, तो उसमें तो रीजनेबल जो आप कीवर्ड रीजनेबल होना जरूरी है, ये बात याद रहेगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट फिर से इस पॉइंट पे सवाल पूछ दे, क्योंकि उससे नया नया उसको कुछ मिला है अच्छा सवाल और वो देख रहा है कि बच्चा लोग गलती करता है, ठीक है। जैसे यही वाला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते कि पूरा इंडिया में तुम काम नहीं करेगा? बोला कि रीजनेबल होना चाहिए, ये रीजनेबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो धंधा है जो धंधा है वो कैसे चलेगा। बोला गया देखो भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तुम लोग और कॉन्ट्रैक्ट में कोई और बात है, कॉन्ट्रैक्ट किया तुम लोग और कॉन्ट्रैक्ट में कोई और बात है तो कॉन्ट्रैक्ट को भाव दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे बातों के बारे में कुछ नहीं बोला तब सेक्शन 12 में आना। तब ये देखना क्या बोले हम, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया है इसके विपरीत बात तो कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दो, नहीं तो ये सेक्शन जिंदाबाद है।
किसी को कोई दिक्कत इस बात से? मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, साइलेंट है, तब ये सब करना है। हाँ ओके भैया ठीक है, ज़रा आप हमको बताइए कि ये जो आप बता रहे इसका अर्थ क्या है। आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ना कुछ राइट्स के बारे में बात की है। पहला राइट, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर व्यक्ति जो पार्टनर है बिजनेस में, मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। मेरे मन में एक डाउट आया कि सर एबीसी पार्टनर है और पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है मैनेजमेंट का सारा डिसीजन सी लेगा, तो सी लेगा। तो अब ए और बी बोल रहा है कि नहीं नहीं हम लोग केस करेंगे, हम लोग के पास भी तो सेक्शन 12 का ए में हक है, हम लोग बोल सकते हैं। हम क्या बोले, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो वो पत्थर का लकीर, वहां नहीं लिखा हुआ है तब हर पार्टनर बिजनेस के कंडक्ट में, मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? देखो, अगर राजू और रस्तोगी दो पार्टनर हैं और कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में नहीं बना, सारा मैनेजमेंट राजू देख रहा था, रस्तोगी बोलता था भाई थोड़ा मेरे को मैनेज करने देना, राजू बोलता था नहीं हम करेंगे, तो रस्तोगी बोलता था नहीं यार थोड़ा सा देखने देना मैनेजमेंट हमको भी करना, राजू बोलता था नहीं हम करेंगे। रस्तोगी राजू पे केस किया, कोर्ट में बात गया, कोर्ट में जज साहब पूछे कि बेटा राजू क्या तुम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि सारा मैनेजमेंट तुम देखेगा? राजू बोला नहीं। बोला अगर तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता ना तो तुम ये बात रस्तोगी को बोल सकता था कि मत आओ मेरे पास, काम नहीं करने देंगे तुमको, लेकिन तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ बनाया नहीं, तो जितना तुम्हारा हक है मैनेजमेंट का उतना ही रस्तोगी का भी हक होगा। तुमको अगर ऐसा था कि हम ही को सारा मैनेजमेंट देखना है तो तुमको ये बात कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एग्रीमेंट में लिखना चाहिए था, तुम नहीं लिखा, तो दोनों को मैनेजमेंट का हक है। अगर 50 पार्टनर भी है ना तो 50 के 50 को मैनेजमेंट का हक है, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ना हो, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ना हो। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट पावर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज इंटरफेयर्ड एंड रॉन्गली प्रेक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देयरिन। क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? एक बंदा है, वो पार्टनर है, वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो भैया मैनेजमेंट, सिंपल सा बात है, एक पार्टनर है उसको मैनेज करने नहीं दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए? क्या कोर्ट बीच में आके बोलेगा कुछ? ऑब्वियसली बोलेगा। क्या हम अभी तक ये बात बोले कि उस पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि तुम नहीं आएगा मैनेजमेंट में? नहीं ना बोले, तो वह भी मैनेज कर सकता है। कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि यहाँ पे आंसर इज अफर्मेटिव का मतलब आंसर इज यस। वह इंजंक्शन ऑर्डर लगा के बोलेगा कि बेटा तुम ऐसे रोक नहीं सकता है। क्लियर है ये बात सबको? ओके, याद रहे इस बारे में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट है टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सी मैनेज नहीं करेगा तो सी मैनेज नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है, ये सिंपल सा बात है। ठीक है, अब हम तुम लोग को इस पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कराते हैं। तुम लोग पढ़ा था, याद है, हम बार बार एक लाइन बोलते थे, माइनर इज नॉट अ पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। वाई इज ए नॉट अ पार्टनर? क्या माइनर, अच्छा हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट माइनर मैनेजमेंट कर सकता है कि नहीं, क्या माइनर के पास पावर होगा मैनेज करने का? अगर हम वहाँ पे बोल देंगे कि माइनर पार्टनर है तो उसको पावर मिल जाएगा ना, इसीलिए हम लोग बार बार ये लाइन पढ़े कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले भी पढ़ सकते हैं ना कि माइनर के पास ये सब राइट्स नहीं होता है। राइट टू बी कंसल्टेड। मेरे मन में एक सवाल उठा भैया कि मानिए फर्म को एक डिसीजन लेना है, हम लोग का कपड़ा दुकान का फर्म है और हम लोग को एक डिसीजन लेना है कि हम लोग गुजरात से माल मंगाना चाहते हैं, ये डिसीजन हम ले सकते हैं? हम लोग को लेना होगा। अच्छा, सबका परमिशन चाहिए होगा ना? अगर फर्म का हर डिसीजन के लिए सबका परमिशन चाहिए होगा, दुकान चल पाएगा? तो किसका डिसीजन चाहिए होगा? मेजॉरिटी का। 50 जन 26 जन हाँ बोला, डिसीजन हाँ है, 26 जन ना बोला, डिसीजन ना है। लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन से पहले वोटिंग होगा और मेजॉरिटी से डिसाइड होगा।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला, कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि प्रोक्योरमेंट को लेकर जितना डिसीजन है मानो रौनक लेगा, तो क्या फिर मीटिंग होगा? फिर रौनक को पावर मिल गया है। प्रोक्योरमेंट मतलब माल खरीदने वाला काम जो है। हाँ, नया पार्टनर आ रहा है, सबका मेरे को फर्म डिसॉल्व करने का मन है, सबका मेजॉरिटी लगेगा। अक्सर में ना ये जो लॉ है सेक्शन 12 का सी, ये कब काम आता है? मानो किसी चीज को लेके कोई डिफरेंस उठा, कोई विवाद उठा कि अब रौनक बोल रहा है कि भैया कपड़ा जो है गुजरात से मंगाना चाहिए, हम बोल रहे हैं नहीं राजस्थान से मंगाना चाहिए। तो अब वोटिंग होगा, यानी कि हर बात पे वोटिंग होगा। ऐसे फिर कब कितना बार वोटिंग होगा? डेली तो वोट ही होते रहेगा। बोला खाली जब डिफरेंसेस अराइज होगा, क्या अराइज होगा, तब हम लोग मेजॉरिटी के द्वारा डिसीजन लेंगे, ठीक है। और उसमें एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर पार्टनर, हर व्यक्ति अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो बोले ओके भैया, डन। रौनक बोला भैया हम लोग कपड़ा में डील कर रहे हैं, मेरा प्लान है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करें। हम बोले कपड़ा का दुकान, बोला वो बिजनेस हम लोग चेंज कर देंगे। हम बोले ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कपड़ा से बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग को पैसा देगा। रौनक बोला आपको नहीं लगता, आपका दिक्कत, चलिए वोट करवाते हैं। हम लोग वोट कराएं। वोट में मेजॉरिटी में रौनक जीत गया। क्या हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस बदल देंगे? भाई ये छोटा मोटा डिसीजन है, नया पार्टनर आना, नेचर ऑफ बिजनेस बदलना। नेचर ऑफ बिजनेस बदलने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए होता है, मेजॉरिटी से काम चलेगा कभी नहीं। तो हम लोग क्या सीखे? हाँ सही बोल रही है तुम, ठीक है। रूटीन मैटर्स में, रूटीन मैटर्स में, किसमें? रूटीन मैटर्स में मेजॉरिटी चलेगा। बाकी कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो रूटीन मैटर्स, किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है, उधार बेचना है कि नहीं, पेटीएम लगवाएं कि नहीं लगवाएं, ये सब नॉर्मल मैटर्स जो होता है, ठीक है। कि मेरे को मेरा दुकान में मानो रेनोवेशन का काम कराना है, रौनक बोल रहा है नहीं भैया अभी 1 साल काम चल जाएगा, तो ये रूटीन मैटर्स है। लेकिन नेचर बदल देना, पार्टनर का आना, पार्टनर को निकालना, ये सब बड़ा बात है। पेटीएम लगाना एसेंशियल हो गया भैया, ठीक है। और उस समय सारा पार्टनर प्रेजेंस नहीं है। मान लीजिए 2 ही पार्टनर है, 6 पार्टनर का है, 2 ही पार्टनर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या उस 6 पार्टनर का या 4 पार्टनर का या 3 पार्टनर का वेट करना पड़ेगा? बहुत आगे चल गई तुम। ये बात अगर हम तुमको अभी बोल दिए तो फंस जाएगी तुम। बहुत चीज़ है इसके पीछे। तुम लोग सोचो ये तो छोटा मोटा बात है, क्या 50 का 50 आदमी डेली आएगा हर मीटिंग में? तो हम लोग को मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना है कि एक्चुअल नंबर्स ऑफ मेंबर्स देखना है। ये तुम लोग का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको टच करना बेकार है, ठीक है। मन में डाउट है, विल डिस्कस अबाउट इट, इसका काम रहता है। चलो तो भैया आपका तो सिंपल सा बात है कि रूटीन मैटर है, मेजॉरिटी चलेगा। रूटीन मैटर नहीं है, बड़ा डिसीजन है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, नया पार्टनर को ला रहे हैं, मेजॉरिटी चलेगा क्या? वहां पे कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए होगा, ठीक है। यूनानिमस कंसेंट का मतलब पता है क्या होता है? ऑल पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, क्या हम लोग 50 जन पार्टनर है, अभी कल जूस का दुकान खोले थे, मान लो सबको हम लोग सब पार्टनर है, हम लोग जूस का दुकान खोले, अचानक से हमको कृति बोली भैया हमको आप लोग पे भरोसा नहीं है। हम बोले तो क्या चाहती है तू? बोली कि हम चाहते हैं कि हम बुक्स ऑफ द फर्म को चेक करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें, इंस्पेक्ट करें, और अगर हमको लग रहा है कि कुछ घपला है तो हम फोटो खींच के ले जाए। तो क्या ये पावर कृति के पास है? हाँ, कृति हैज पावर टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेट मी टेल यू हाउ। कल हम लोग एक लॉ पढ़े हैं कि एक माइनर है, अगर वो एक माइनर है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है तो वो पहले फर्म को डिसॉल्व करवाएगा, वो तभी चेक कर सकता है। वो बात वहां पर क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि नॉर्मल रूल क्या है पता है सबके लिए? आपको बुक्स देखना है, आप देखो ना, मान लो नहीं है, क्लियर है? अब ये बात याद रहेगा सबको, सबको ध्यान रख रहा है इस बात का। तो भैया कृति हम लोग से कृति हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स, क्योंकि कृति डेली ट्यूशन आती है। लेकिन मानो शीतल बोली कि हमको बुक्स चेक करना है, और शीतल स्लीपिंग पार्टनर है, कभी कभी आती है, ठीक है। क्या शीतल बुक्स चेक कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। शी हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पार्टनर एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, क्या उसके पास ये सब राइट अलग हो जाएगा?
क्या स्लीपिंग पार्टनर राइट के पास राइट टू मैनेजमेंट इन द बिजनेस है? कहीं बोला है? नहीं है? कहीं बोला नहीं है? तो हम लोग कैसे मान लेंगे नहीं है? तुम लोग को पता है ना, लॉ में जो लिखा है वो लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है वो लॉ नहीं है, उसका मजा ले लो भाई। लोग यही करते हैं। तो लॉ में कहीं लिखा है कि स्लीपिंग पार्टनर मैनेज नहीं कर सकता है, स्लीपिंग पार्टनर से सवाल जवाब नहीं। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्या स्लीपिंग पार्टनर का वोट काउंट होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। तो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स किसके पास है? सबके पास है, ठीक है। तो हुआ क्या? लेकिन हाँ, अगर हम तुमको बोले कि हम बुक्स को चेक करना चाहते हैं और मेरा इरादा कुछ गड़बड़ है कि हम बुक से सारा खर्चा को देख के अपना कंपटीटर को बताना चाहते हैं कि हम लोग का इतना में कॉस्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी खुलने मिलेगा? ऑब्वियस सा बात है, ये हक आपको तभी मिलेगा जब आपका एक्शन कैसा है? बोनाफाइड है, मतलब अच्छा वाला है, इरादा अच्छा है। क्या ये बात क्लियर है? ओके। सवाल उठता है, भैया मानिए किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसका सारा हक किसको मिल जाएगा? उसका लीगल एयर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई एजेंट होगा उसको। क्या उनके पास राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी ऑफ द बुक्स होगा? यस। ये लोग के पास भी एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी का हक है, एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी। यहां पे भी ऊपर में कौन सा हक था? कहां गया रे? यहां लिख लो CIA, एक्सेस इंस्पेक्ट और कॉपी। CIA का हक है कॉपी, इंस्पेक्ट और एक्सेस। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक्सेस मतलब बुक्स को एक्सेस कर पाए, ले पाए। इंस्पेक्ट मतलब बुक्स को चेक कर पाए, और कॉपी मतलब फोटो कॉपी, जेरोक्स, फोटो कुछ भी ले पाए। एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। क्लियर है ये बात? सवाल उठता, भैया क्या कुछ म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटी भी होता है इन लोग का? राइट मतलब और लाइबिलिटी मतलब? दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी देंगे? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन। आपको प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, ठीक है, तो रेम्यूनरेशन भी मिल जाएगा। मतलब भैया कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला है तो नहीं मिलेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो मिलेगा। मन में आया डाउट? मानो प्राची, आकांक्षा और सानिया पार्टनर, ठीक है। तो सानिया अचानक से प्राची और आकांक्षा को फोन की, बोले कि यार मेरा इस महीने का सैलरी भेज। प्राची आकांक्षा बोले सैलरी? कैसे सैलरी? सानिया बोल रही तुम लोग हर महीना हमको 10,000 रुपया दे रही है, सैलरी भेजो। तो बोली अरे भैया बोले ना कि राइट टू रेम्यूनरेशन तब है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। हम लोग के बीच में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और सानिया का कहना है बट हम लोग का कोर्स ऑफ डीलिंग ऐसा है, हम लोग का रिवाज है कि तुम हर महीना हमको 10,000 दे रही है, तो तुम लोग को आगे भी देना होगा। क्या सानिया को आगे पैसा मिलेगा? अगर आपका रिवाज है तो मिलेगा, अगर 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 कस्टमरी है, रिवाज है तो मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है, याद रहेगा ये बात। क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है? ये ऑब्वियस सा बात है। फिर पिछला 3 महीना 10,000 क्यों दिया भाई तुम लोग? अगर सैलरी नहीं है तो क्या चीज का 10,000 दे रहा है बता दो कोर्ट को, कोर्ट चुप हो जाएगा। समझ रहा बात को? यानी कि तुम अगर किसी को लगातार 2 महीना या 3 महीना भी कोई एक अमाउंट ऑफ पैसा बिना रीजन का भेजा, तो समझ रहा है क्या गेम हो सकता है तुम्हारे लिए? लॉ का कैसे मजा लिया जा सकता है? कोर्ट में बोल देगा कि हमको सैलरी देता है, गया तुम काम से। तुम मानो 3 महीना उसको लगातार कोई दूसरा काम से पैसा भेजा था, लेकिन कोर्ट में प्रूफ कर नहीं पा रहा, व्हाट्सएप चैट नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, खत्म कहानी। वो तुमसे फिर हर महीना पैसा लेगा। क्यों गूगल पे, फोन पे वगैरह पे जब पेमेंट करते तो नीचे लिखने के लिए आता है? हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो हम जो बोलेंगे, हम बोले हमको सैलरी मिला, तुम लोग को प्रूफ करने की नहीं, वो सैलरी नहीं है, तुम लोग नहीं प्रूफ कर पाया ना, अब देते रहो हमको सैलरी। यहां तक तो कहानी सिंपल सा था भैया। अब मेरे मन में एक डाउट आया, क्या? राइट टू शेयर प्रॉफिट। क्या हम लोग को प्रॉफिट बांटने का हक है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला,
ये वाला मत करा, पीछे वाला करा ले। राइट टू शेयर प्रॉफिट में, राइट टू शेयर प्रॉफिट में अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोला तो क्या हमको प्रॉफिट मिलेगा? हाँ। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोला तो हमको लॉस मिलेगा? हाँ। कैसे मिलेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोला तो कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है ये रेशियो में मिलेगा तो वो रेशियो में मिलेगा। लॉस अब कैसे बढ़ता है? पहला दिन तो बोले लॉस बांटना। चल तो भैया प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। कोर्ट में एक बार एक कांड हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग ही कांड था ये भी। एबीसी पार्टनर है, ए 10 लाख लगाया है, बी 2 लाख लगाया है, सी 5 लाख लगाया है, ठीक है। और ये लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। तो बी और सी बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए 1:1:1। और ए का कहना था सुनो भाई बुद्धि मत लगा, ये सब बुद्धि नहीं चलेगा, हम सबसे ज्यादा पैसा लगाए हैं तो रिटर्न भी तो हमको उस हिसाब से मिलना चाहिए। ये कहीं लिखा है? क्लियरली लिखा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो इक्वली बटेगा, इक्वली बटेगा। लेकिन भैया ये तो ए के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये गधा है, कॉन्ट्रैक्ट करो, तुमको ज्यादा चाहिए तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। लॉ का कहना है इक्वली बांटना, तो हम कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वली बांटेंगे, हम कैपिटल का रेशियो में नहीं बांटेंगे। तो भैया ये तो लॉ गंदा बना, गलत बना? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है 10 लाख लगाया लेकिन सारा मैनेजमेंट बी करता है, सब कुछ रिस्क उसको बी ले रहा है, एक खाली प्रॉफिट खाता है बैठ के, अब गलत है क्या? नहीं ना। तो फिर तो यही रूल हम लोग को सही लग रहा है कि 1:1 में बांटो, कोई और रेशियो चाहिए तो बात कर लो भाई। क्लियर है? तो हम लोग क्या सीखें? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन के आए कि ये बोल रहा है कि जैसा प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल है, जैसा प्रपोर्शन में कैपिटल है उसी प्रपोर्शन में प्रॉफिट बटेगा। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्लियर है? अच्छा भैया छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। इजी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा? बताओ मेरे को। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता तो हम लोग लगाते थे, तो यहां भी नहीं लगेगा। यहीं से तो लॉ बन के गया है 13 का सी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? पहला एग्रीमेंट है, दूसरा रिवाज है, हम लोग नोटिस कर रहे हैं हर साल 10% क्रेडिट हो रहा है सारा पार्टनर को, वहां मिलेगा। और तीसरा लॉ बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा तो मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट चुप है तो नहीं मिलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बार लॉ बोलता है, जैसे मानो हुआ कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाए और अब मेरा बैंड बज रहा है, तुम लोग मेरा पैसा का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरा प्रॉफिट भी उतना नहीं हो रहा है, तो लॉ बोलेगा कि अरे इतना पूंजी लगाया, फंसा दिया है, इसको इंटरेस्ट अलग से दो, तो तुम लोग को देना पड़ेगा। तो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना या फिर रिवाज है, ट्रेड है, कस्टम है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखित है, यही 3 केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलेगा क्या? ये समझो क्या होता है। ये है राजू और ये है फर्म। राजू फर्म को पैसा दिया एज कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पूंजी है। हाँ बोला है मिलेगा तो मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन बात ही नहीं हुआ था, तो क्या हम बाद में बोल सकते हैं हमको दो? नहीं देगा। राजू फर्म को लोन दिया, इस पे मिलेगा? यही लोन को बोलेंगे एडवांस फ्रॉम पार्टनर। क्या बोलेंगे? एडवांस फ्रॉम पार्टनर। और बोला गया कि चाहे क्वेश्चन या कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में बात नहीं भी होगा ना, तो भी 6% मिलेगा। क्यों? अगर कुछ नहीं बोला तो 6%, अगर बोल दिया 70 तो 70%। हाँ मिनिमम 6 तो मिलना ही है। अगर वहां 3% बोला तो 3%, बात हो गया तो वो परसेंट, और नहीं हुआ तो। मेरे मन में एक डाउट है भैया, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो कैपिटल भी हम कहीं और लगाते तो हमको मिलता। कैपिटल पे आपको रिटर्न मिल रहा है भैया। क्या चीज का? प्रॉफिट। लोन पे क्या मिल रहा है हमको? लॉ ये चीज अलाउ करेगा? तो लॉ बोला चलो बेटा इंटरेस्ट दो 6% का। ये भी तो बोल सकते हैं कि पार्टनर की जगह बैंक से लेता तब भी तो उसको देना पड़ता है, तो वो ऐसे ब्लेंड कर रहा है तो उसको तो देना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, राजू को नुकसान में नहीं रहने दे रहा लो। पार्टनर अगर एडवांस देगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट पे?
ये भी हम लोग क्वेश्चन में बनाए थे, याद है? अच्छा, ये किस लोन का बात हो रहा है? ये पार्टनर फर्म को दे रहा है कि फर्म पार्टनर को दे रहा है? पार्टनर फर्म को दे रहा है, तब 6%, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला तुम लोग पहले लिख लो। पार्टनर फर्म को अगर लोन दे उसको एडवांस कहते हैं, और एडवांस पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा होगा तो 6% पर एनम से रहेगा। मानो ये फर्म 10 मार्च को बंद हो गया, क्या? अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम। अगर फर्म बंद हो जाएगा, क्या उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? ऑब्वियस सा बात है भैया, धंधा बंद। उसी तरीके से अगर फर्म बंद हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। जब तक उसका रीपेमेंट नहीं होगा तब तक लोन के लिए धंधा, लोन को धंधा से मतलब था, जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन लोन पे, तब तक एडवांस चलेगा। लेकिन जैसे ही दुकान बंद होगा ना, दुकान बंद, कैपिटल खत्म, डिसोल्यूशन होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, तो कैपिटल पे तो लोन कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि फर्म के डिसोल्यूशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं लगता है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है। सिंपल सा बात, ठीक है। फर्म डिसॉल्व कर गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांस लगता रहेगा जब तक रीपे ना हो जाए। कब तक लगता रहेगा? अप टू डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? अच्छा एक बात बता मेरे को तुम लोग, मान x, y, z 3 पार्टनर है, ठीक है, और एक सप्लायर आया। कौन? सप्लायर। सप्लायर बोला अरे x कहाँ है तेरा बाकी पार्टनर लोग? x बोला वो लोग गया हुआ खाना खाने के लिए। तो सप्लायर जो बोला कि यार मेरा जो है ना पहले का थोड़ा पैसा बाकी है, हिसाब देख के दे दे। तो सप्लायर कौन था? x का क्रेडिटर, पैसा बाकी है। x बोला रुको भाई देखते हैं। x धड़ धड़ कंप्यूटर चढ़ाया, देखा हाँ यार इसका पैसा बाकी है। x जो है पैसा दे दिया, 2 लाख रुपया। y और z खाना खा के आया, x बोला चल भाई हम खाना खाने जा रहे हैं, इन द मीन टाइम हाँ भाई सुन एक बात था, वो सप्लायर आया था 2 लाख मांगा, हम दे दिए। y और z बोला अरे किससे पूछ के दिया तुम? x बोला किससे पूछ के दिया मतलब वो हम लोग का सप्लायर है, क्रेडिटर है, पैसा लेने आया था। y और z बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछ के देना था, वो 2 लाख हम तुम्हारा पैसा से काटेंगे। क्या y और z ये बोल सकता है? ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, तो ये ऑब्वियस सा बात है ना कि ये हक x के पास था। यहाँ पे x को हक मिल रहा है कि अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फर्म के लिए कोई नुकसान झेलेगा ना तो उसका रीइंबर्समेंट फर्म को करना है। यानी कि x अगर अपना वॉलेट से 2 लाख देगा ना तो x के पास पूरा हक है कि फर्म का गल्ला से 2 लाख रुपया वापस अपना वॉलेट में डाल ले। इसी को क्या बोलते पता है? राइट टू बी आइडेंटिफाइड। मतलब अगर फर्म के रिस्पेक्ट में कोई भी पार्टनर कोई भी पेमेंट करता है और वो ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, या फिर इमरजेंसी के दौरान है, तो उस केस में इमरजेंसी के दौरान, जहां इमरजेंसी वर्ड दिखता है क्या दिमाग में आता है? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। उस केस में फर्म इनका भरपाई करेगा। थोड़ा केस को ट्विस्ट किया जाए, फर्म में आग लग गया, जब फर्म में आग लगा तो सिर्फ एक बंदा था वहां पे, x। अब x बोला क्या करे, तो x देखा कि बगल में एक टंकी है घर के ऊपर में। x बोला क्या यहाँ पे कहीं मोटर होगा, तो बगल में एक मोटर का दुकान था। x वहां से मोटर खरीदा 5,000 रुपया में, वो मोटर टंकी में लगाया, पाइप खरीदा, टोटल 5,000 का खर्चा पड़ा, और सारा आग ये लो बना, बुझा दिया। आग क्या हुआ? सारा आया, y और z बोला वाह x वेरी गुड, x बोला थैंक यू। x बोला सुन y और z ऐसा था, हम आग बुझाए हैं, 5,000 रुपया लगाया है, तो फर्म का गल्ला से निकाल के दे दे हमको थोड़ा। y और z बोल रहे नहीं हम नहीं देंगे। क्या आग लगना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? डेली आग लगता है क्या?
इन लोग का हैबिट है कि हर शाम में आग लगाएंगे, तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। और लॉ क्या बोला कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो रीइंबर्स करना है। तो वाई और जेड बोला कि विनय भैया बोले थे याद है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तब रीइंबर्स करना है, यहाँ तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो हम लोग रीइंबर्स नहीं करेंगे। एक्स बोला सुन ब्रो, विनय भैया ये भी बोले थे कि इमरजेंसी एक्ट में अगर कुछ होगा ना तो रीइंबर्स करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वैसा ही करता है, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वैसा ही करता है। मतलब कॉमन सेंस वाला आदमी मोटर खरीद के ही बचाएगा ना अपनी दुकान को यार। अब वो कैसे ऊपर टंकी से पानी गिराएगा, उसको मोटर या कोई उपाय तो चाहिए होगा कि वो प्रेशर से हम पानी को बुझा सकें। तो यहाँ पर एक्स को पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक्स ऐसा नहीं किया। एक्स क्या किया एग्जैक्टली एक्स एगो हेलीकॉप्टर बुक किया और क्या किया उससे पाइप से आग बुझा दिया। ठीक है, अभी भी वाई और जेड आया और एक्स को बहुत ज्यादा शाबाशी दिया, वेरी गुड एक्स तुम पानी बुझाओ, इतना शानदार तरीके से बुझाया, सारा न्यूज में हम लोग है, हम लोग पे रील बन रहा है, हम लोग इतना फेमस हो गए। एक्स बोल रहा है थैंक यू, लेकिन ब्रो ये जो काम किए ना इसके लिए थोड़ा खर्चा हुआ है। कितना? बहुत ज़्यादा जीरो हो गया यार, इतना में तो हम खरीद लेंगे एगो हेलीकॉप्टर। मान लो 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, थोड़ा रीइंबर्स कर देना। बोला ब्रो हम नहीं करेंगे। वाई और जेड बोला नहीं करेंगे। एक्स बोला तुम लोग कैसा बच्चा है, विनय भैया का ट्यूशन में जाता पढ़ता नहीं है, हैं? भैया बोले ना इमरजेंसी में कोई एक्ट होगा तो उसके लिए रीइंबर्स करना है, तो वाई और जेड बोलेगा भैया ये भी बोले कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो हरकत करेगा उसी के लिए रीइंबर्स करना है। कोई कॉमन सेंस वाला आदमी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लाएगा? हाँ, 100 तरीका है ना, वैसे करो, ये वाला रीइंबर्समेंट तुमको नहीं मिलेगा। तो भैया ये तो बड़ा सही चीज है कि अगर हम लोग फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, और अगर ये केस 1 और अगर केस 2 कोई भी इमरजेंसी एक्ट वाला काम हो रहा है प्लस मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो काम करेगा तो हम लोग को रीइंबर्समेंट मिलेगा। इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं नहीं, दोनों में से किसी, हाँ, यहाँ पर ये दोनों चीज होना जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा उल्टा हो कि मेरे कारण फर्म का कोई नुकसान हो गया, जैसे कि फ्रॉड नहीं किया लेकिन एक जन आया और बोला कि सर सुनिए ना, थोड़ा एक बात है कि हमको थोड़ा पैसा चाहिए, हम 2 मिनट में ला के आपको दे दे रहे हैं। मेरा भी दिमाग में क्या सूझा, हम बोले ठीक है ला के दे दो। हम उसको 200 रुपया उधार दिए, वो पैसा हमको नहीं मिला। क्या हम वो फर्म का गल्ला में वापस रखेंगे? हाँ, क्योंकि वो किसके कारण नुकसान हुआ, हम। अगर हम फर्म के लिए कुछ करें फर्म हमको देगा, तो अगर फर्म को मेरे कारण नुकसान होगा तो हमको भी देना होगा ना। तो ये नॉर्मल टिट फॉर टैट वाला है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे विलफुल नेग्लेक्ट जरूरी है। जैसे कि आजकल दिल्ली में एक नया स्कैम चल रहा है, कि 2-3 नया स्कैम चल रहा है, क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो 2-3 नया स्कैम चल रहा है। पहला स्कैम कि वो लोग तुमसे पेटीएम करेगा और तुमको एक मैसेज धड़ाक से बना के भेज देगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस मच रुपया। तुम देखेगा मैसेज ही ना चेक करता है सारा दुकानदार, तो मैसेज देखेगा, उसको लगेगा पैसा आ गया, उसको लगेगा पैसा आ गया, वो बोलेगा हाँ जाइए। उसका नेग्लेक्ट के कारण फंसा ना, क्या वो नुकसान फर्म झेलेगा कि पार्टनर झेलेगा? पार्टनर झेलेगा, फर्म नहीं झेलेगा। दूसरा कि भैया वहाँ तो स्पीकर लगा रहता है, तो आदमी लोग में बुद्धि ज़्यादा है, उन लोग एक बोट का छोटा सा स्पीकर खरीदा और इसमें बजाता रहता है कि आपके पेटीएम में 100 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब एक मिठाई दुकान में ऐसा ही होता था, वो लोग सिंघाड़ा उंगाड़ा बेचता था, वो लोग का दिन भर में 100 रुपया प्राप्त हुए करके सब किया, रात में देखा मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। अब ये नुकसान पार्टनर झेलेगा कि फर्म झेलेगा? पार्टनर झेलेगा, उसका विलफुल नेग्लेक्ट के कारण। हालांकि ये एकदम गलत लग रहा है, इससे पार्टनर की गलती नहीं है, बट जो जिसके प्रेजेंस में ये गलती हुआ ना उसको झेलना पड़ जाता है। तो ये तो फायदा का भी बात है ना सर, कि दोनों जो बाकी पार्टनर है, तो आप पहले ABC वाला बोले, B के कारण B को गलती हो वाला जो हुआ था C, उसमें अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो A और C का नुकसान हो जाएगा हर केस में। इसीलिए देखो, अगर ये लॉ नहीं होता, अगर ऐसा होता कि पेटीएम का ये स्कैम के कारण जो नुकसान हो रहा है वो फर्म झेल रहा है,
तो कोई भी पार्टनर सेटिंग करेगा, बोलेगा कि जब हम रहेंगे तब आना और ये काम करके चल जाना, जो उतना तुम कमाएगा उतना आधा हमको देना। तो उससे बचने के लिए बोल दिया गया कि आपका नेग्लेक्ट हुआ ना आपके कारण, तो उसके कारण आप भरिएगा। यहाँ विलफुल नेग्लेक्ट है, यानी कि तुम्हारा जानबूझ के गलती है। अगर नॉर्मल गलती होगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब जैसे कि एक आदमी आया, हम लोग से कोई सामान खरीदा, अपने को बैग छोड़ के चल गया, जैसे बेंगलोर में हुआ कैफे में, और वो ब्लास्ट कर गया, क्या उसके लिए हम झेलेंगे? हम विलफुल नेग्लेक्ट किए क्या? नहीं किए, तो हम नहीं झेलेंगे, मेरा फर्म का नुकसान है, तीनों झेलेंगे। बट विलफुल नेग्लेक्ट होगा तब हम झेलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये वो हिस्सा जो तुम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट स्टेट, सबका मतलब क्या है पता है? फर्म का एसेट का बात हो रहा है, और फर्म का एसेट पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का हक है कि सबका हक है? सबका हक है भैया। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर में हैव ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक एज देयर कंट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होता है। यानी कि अगर हम अपना घर में एक लैपटॉप पड़ा था, फर्म में ले आए एज कॉमन स्टॉक, और अब भी बोल रहे कि हम ये लैपटॉप चलाना चाहते हैं, बोले हाथ हटा, मेरा घर से लाया हुआ सामान है, हम बोल सकते हैं क्या? अब हम कॉमन स्टॉक में लाया है, मेरा भी हक है। तुम अपना पर्सनल यूज के लिए लाया, हम नहीं छू पाएंगे, लेकिन तुम कॉमन स्टॉक में एज कैपिटल लाया है, फर्म का प्रॉपर्टी बन चुका है, तो हम छू पाएंगे। दूसरा, राइट, कोई भी ऐसा हक है जो फर्म को मिला तो ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। तीसरा, कोई भी इंटरेस्ट जैसे कि हक है, वो भी तीनों को मिलेगा। ठीक। अच्छा, एक्वायर या परचेज हुआ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या हुआ? सुनो ना, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं फर्म का पैसा से, क्या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर उस पर हक जता सकता है? अच्छा, मानो फर्म को एक राइट मिला, कि एक आदमी था बहुत बड़ा, वो बोला कि सुनो, हम डिबेंचर खरीद रहे हैं, हमको डिबेंचर का इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इससे जो भी ब्याज मिलेगा तुम लोग अपना अकाउंट में लेना, फर्म का अकाउंट में लेना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, और ये इंटरेस्ट के लिए हम लोग उस आदमी को कुछ पैसा दिए कि लीजिए सर 500 रुपया रखिए, आप हम लोग को ये हक दिए। अब बी बोल रहा है कि ये जो फर्म का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, फ्री में क्या, हम तो 500 दिए, उसमें हमको भी शेयर मिलना चाहिए, क्या वो बी को मिलेगा? डेफिनेटली। ये फर्म के नाम पे ना, वो हर चीज जो फर्म के नाम पे, उस पर सारा पार्टनर्स का हक है। और लास्ट में गुडविल ऑफ द बिजनेस में भी सारा पार्टनर्स का हक है। आज अगर हम गोकुल का गुडविल खरीदे और तुम लोग मेरे साथ पार्टनर है, हम तुम लोग को रोक सकते हैं कि तुम उस गुडविल का नाम इस्तेमाल मत करो? नहीं रोक सकते, वो फर्म खरीदा है। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस वाला बात है। किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? ओके। तो हुआ क्या मालूम है, हम लोग जूस दुकान खोले ना, जूस दुकान में बिलिंग करना था, तो अश्विनी क्या किया, मेरे को एक लैपटॉप ला के रखा और बोला कि चलो इससे बिल हम बना के दे दिया करेंगे, और ऑफिस का लैपटॉप थोड़ा धीरे चल रहा है। अश्विनी अचानक से एक दिन देखा कि उसमें शीतल गेम खेल रही है, अश्विनी बमक गया, अरे हाथ हटा अपना वहाँ से, मेरा लैपटॉप है। शीतल बोली ये फर्म का टेबल पे रखा हुआ है, फर्म का काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये फर्म का लैपटॉप में हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे अश्विनी सही है कि शीतल? क्या कभी भी अश्विनी बोला कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? अश्विनी ये लैपटॉप अपना सहूलियत के लिए लाया कि हमको फास्ट काम करना है, तो क्या उसमें शीतल का हक होगा? भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो लैपटॉप फर्म के लिए लाया कि खुद के लिए लाया? इरादा देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी is property of the firm or not depends on the intention of the partner. ये कहना कि प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्म, उसका लैपटॉप बिल बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, shall not by itself make it partnership property. इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है, आपका इंटेंशन, इरादा होना चाहिए उसको एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का। क्या ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? फिर आया गुडविल, और गुडविल अगर एग्जाम में कभी भी आए, तुम लोग को क्या बोले, इंस्टीट्यूट क्या एक क्वेश्चन बनाता है,
तो उसके ऊपर बैठ के आंसर लिखता है? नहीं, वो सीधे यहाँ से कॉपी करेगा, वहाँ पे पेस्ट करेगा, सीधे उसका बॉडी लिखेगा और कंक्लूजन लिखेगा। इंट्रोडक्शन हमेशा कॉपी पेस्ट देखेगा। और हम जितना भी गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन देखें वहाँ पे ये लाइन था, गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल समझ में तो आता है, बोलेंगे डिफाइन गुडविल, तो कैसे करेंगे? वो बिजनेस का रेपुटेशन है। अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इज गुडविल ऑफ द फर्म। और ये रेपुटेशन कैसे बनता है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर को देख के। अगर तुम लोग थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ा था बचपन में, तुम लोग गुडविल निकालना सीखा था, तो अलग अलग मेथड था, तो वो सब किसके बेसिस पे होता था? प्रॉफिट के बेसिस पे। तो ये बस डेफिनेशन है, इतना से याद करना गुडविल में, ठीक है। सवाल उठा कि भैया एक फर्म डिसॉल्व कर रहा है, फर्म डिसॉल्व कर रहा है तो फर्म का तो गुडविल बिकेगा, फर्म का गुडविल बिकेगा तो क्या सारा पार्टनर्स को उसमें हक मिलेगा या फिर सबसे फेमस वाला को हक मिलेगा? सबको हक मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि खाली फेमस वाला को ही हक मिलेगा। अरे आज हम लोग पार्टनरशिप में जूस का दुकान खोले, जूस का दुकान नहीं चल रहा था, शाहरुख खान को बुलाएं, शाहरुख खान को बुलाएं तो अब शाहरुख खान के कारण मेरा गुडविल बढ़ा। अब उस केस में अगर कल तुम दुकान बंद करेंगे तो गुडविल का पैसा किसको देंगे? शाहरुख खान को, क्योंकि वो लाया भी तो वही था ना। समझ रहा है ये बात को? ओके। क्या गुडविल अलग से बिक सकता है? हाँ, गुडविल बिक सकता, तभी ना हम लोग को बार बार ये बेच रहा था गोकुल। और सेक्शन 27 क्या बोला? गुडविल बेचने के बाद हम लोग गोकुल पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन कैसा? कि इतना स्पेसिफाइड एरिया में इतना दिन तक आप काम नहीं करेंगे। वो रेस्ट्रिक्शन कैसा होना जरूरी है? लेकिन रीजनेबल होना जरूरी है। तो ये सारा बात रिपीट है, इसलिए बार बार अंडरलाइन नहीं करवा रहे, ठीक है? क्लियर है? नहीं, वो तुम लोग सही आंसर लिख लेगा अपने जब ज़रूरत पड़ेगा। हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहीं अंडरलाइन करवाएंगे, ठीक है? हम नहीं चाहते हैं कि उस 1.5 दिन में तुम लोग उलझा रह जाओ किताब में, तो एकदम जितना हो सकता है कटवाना पड़ेगा अपने को, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक पार्टनर का है, क्या वो फर्म का बनेगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है? अभी तो ऊपर आप यही बात बोले थे, फिर रिपीट हो रहा है। हाँ, सिलेबस में रिपीट हो रहा है, क्या इसको अंडरलाइन करें फिर से? और ये कॉमन सेंस याद रखो, ये अश्विनी और शीतल वाला एग्जाम्पल से, कि अश्विनी का इंटेंशन है कि लैपटॉप के लिए फर्म के लिए यूज करना है और फर्म का करना है, तो उस पर सबका हक है, नहीं तो सिर्फ जिस पार्टनर का प्रॉपर्टी है उसी का हक रहेगा। क्लियर है? जैसे कि एक केस हुआ, हम लोग का जूस का सेंटर था, तो हम लोग सबका अपना अपना बैठने का जगह था वहाँ पे काम करने के लिए। अब हम अपना घर से एक सीट कुशन लाएं। एक सीट कुशन होता है जो चेयर में फंस जाता है ताकि बैठने में दिक्कत ना हो। हम गए वॉशरूम उठ के, हम आके देखते वो सीट कुशन गायब है, वो तुम लोग में से किसी का सीट में लगा हुआ है। हम बोला भाई मेरा है, बोला नहीं ये फर्म में आ गया ना, ये फर्म का है। क्या वो सही है? तुम लोग भैया आपका इंटेंशन आपके यूज़ के लिए था, ये आप ही का रहेगा जब तक आप इस कैपिटल कंट्रीब्यूट ना करें। इसको आपका इंटेंशन अगर प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बनाने का है तब ये फर्म का रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्लियर है? ओके। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी एक आसान सा टॉपिक है, नाम सुनकर टफ लग रहा होगा बट बड़ा आसान है। हुआ क्या, फर्म में एक लैपटॉप था जिसका काम था बिल करके देने का। तो उस लैपटॉप में बिलिंग होता था। एक दिन अचानक हम देखें कि जुल्फिकार उसमें ओमेगल चला रहा है। ओमेगल जानता है ना तुम लोग क्या होता है? ओमेगल एक नया टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें करे क्या नहीं चलता है, कुछ नहीं होता उसमें। एक सॉफ्टवेयर है, मेरा वेबकैम ऑन है। अब हम एक बटन दबाते जाएंगे स्केप वाला, अलग अलग लोग आते जाएंगे वीडियो कॉल पे। अगर हमको किसी से बात करने में इंटरेस्ट है तो उससे बात करेंगे, नहीं तो स्केप दबा के दूसरा आदमी से बात करेंगे। लोग इस फोकट का टाइम से अंधा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस बना के। तो अब हम देखें कि जुल्फिकार इसमें ओमेगल चला रहा था। हम जुल्फिकार को बोले कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोला आप कौन होते बोलने वाले हैं, ये फर्म का प्रॉपर्टी है ना, मेरा जो मन करेगा हम उसके लिए यूज़ करेंगे। हम बोले ये बात हम नहीं बोल रहे ब्रो, सेक्शन 15 बोला कि अगर फर्म का प्रॉपर्टी है तो वो एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए यूज़ होगा, फर्म का बिजनेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तुम उसको कोई और काम के लिए यूज़ कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, ओके। तो ये बात भी इजी है।
आधा से ज़्यादा चीज़ तुम लोग को इसमें बैठ के प्लीज़ रटने मत लगना। हम क्या बोले, हाईलाइट किए तो रटो, नहीं तो बात को हिंदी में समझो, वहाँ पे अपना भाषा में लिखो, क्योंकि ये सब चीज़ तुम लोग को समझ आ रहा है ना। हम सवाल भेज रहे तो क्या तुम लोग गलत जवाब दे रहा है? नहीं दे रहा है, वो कॉमन सेंस पे लॉ बना है। जहाँ पे कुछ अलग होता है, जैसे कि एरिया और टाइम वाला लिमिट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो हम बार बार बोल बोल के याद करा देंगे। क्लियर है? ये वो पॉइंट आया। पर्सनल प्रॉफिट, जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल भी आ जाता है कभी कभी। बहुत राम कथा दिया। ए बी सी डी 4 पार्टनर है। ए के पास इन लोग का मालूम है क्या था, शुगर का रिफाइनिंग का काम करता था। कभी कोई शुगर का रिफाइनिंग देखा है क्या? शुगर ऐसे जमीन से जो गन्ना उगता है वो शुगर होता है क्या? शुगर केन, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है तब वो चीनी बनता है। तो ये लोग का चीनी का काम था। और ए जो है ना, वो मालूम है क्या करता था, उसका राशन दुकान था, होलसेल ग्रोसरी शॉप था। तो इसको बोला गया, सुनो रे, तुम जो शुगर यूज होगा ना रिफाइनरी में शुगर जाएगा, वो प्रोसेस होके चीनी बनेगा। मानो वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो चीनी का बड़ा वर्जन होता है जिसको तोड़ तोड़ के चीनी बनाते हैं, मिश्री। तो बोला कि मिश्री तुमको सेलेक्ट करना है, किसको? ए को। अब क्या हुआ, ए बोला कि अच्छा मिश्री सेलेक्ट करना है, मेरा तो होलसेल दुकान है, हम ही ये लोग को मिश्री दे देते हैं। क्या ए कुछ गलत सोच रहा है? तो ए के पास मिश्री था, वो 10 रुपया में खरीदा था, और वो फर्म को बिना पार्टनर्स को बताए 15 रुपया में बेच दिया। 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया। क्या ये सही किया है? भैया मेरा मन बोलता है ए का धंधा है, ए अगर ये किसी और को बेचता 15 कमाता, तो यहाँ पे ए तो सही कर रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट वो अगर कस्टमर से कमाएगा तो सही है, अगर ये प्रॉफिट वो अपना पार्टनर से कमाएगा ना, उसको ये बात उनको बताना होगा। क्योंकि ऐसे तो हम सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे आज हम कोई मिठाई दुकान में काम कर रहे हैं, मेरा हम लोग का जूस का सेंटर है। हम बोले कि सुनो, जूस बनाने के लिए हम लोग को फ्रूट्स चाहिए, तुम लोग में से किसी का फल का गद्दी है, तुम लोग अगर हमको प्रॉफिट का, तुम लोग अगर 100 रुपये में फल खरीदा और हमको 150 में बेचा ना, तो ये बात हमको बताना जरूरी है कि हम 50 का प्रॉफिट कमाए हैं भैया बीच में, नहीं तो उस 50 का प्रॉफिट का भी हम लोग सब में हिस्सा होगा। और ये बहुत डेंजर चीज़ है। हालांकि ये गलत बात है, तुम लोग बाहर का कस्टमर को बेचेगा तभी मुनाफा कमाता ना, तो फिर बाहर का आदमी और मेरे में अंतर क्या रहेगा? हम तो तेरा अपना है, पार्टनर है, तो हमसे तुम प्रॉफिट मत कमाओ, अगर कमाएगा तो पहले बता दो। क्या ये बात क्लियर है? देखो ना, ए बी सी डी है, ये लोग बिजनेस पार्टनरशिप में सॉल्ट इंपोर्ट कराता है फॉरेन कंट्री से, सॉल्ट इंपोर्ट कराता है, ठीक है, चिट्टागोंग करके जगह है वहां पे। अब क्या हुआ, ए जो है बोला कि हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, कुछ नमक मेरे पास पड़ा है, सेम नेचर का नमक है, यही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वो ये वाला नमक को प्रॉफिट में ही फर्म का नाम पे चढ़ा दिया। क्या वो ये कर सकता है? सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। भैया अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिए तो क्या होगा? इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। ठीक है, मेरे मन में एक भयंकर सवाल आया कि भैया वो लैपटॉप था ना बिजनेस फर्म में हम लोग का अभी तक, तो क्या हुआ, मानो शिवम उस लैपटॉप में ट्रेडिंग करता है, जैसे वो धनाधन प्रॉफिट कमा रहा था, क्या उस ट्रेडिंग का प्रॉफिट पे हम लोग का हिस्सा होगा? वो प्रॉपर्टी शिवम का था नहीं ना, हम लोग उसमें भी हिस्सा मांगेंगे। मतलब भैया फर्म का प्रॉपर्टी से भी अगर हम कुछ कमा रहे तो उसमें हिस्सा देना होगा। हाँ, डजेंट मैटर, या तो आप ये बात डिस्क्लोज करो, तुम फर्म का सामान से अगर प्रॉफिट कमाएगा तो तुमको फर्म को देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर? अब हाँ, ये कोर्ट में जाकर ये लोग अलग अलग काम करके भले केस जीत सकता है। नॉर्मल रूल क्या है, फर्म का प्रॉपर्टी से अगर हम पैसा कमाएं या फर्म का कोई कनेक्शन से हम पैसा कमाएं तो वो फर्म को देना पड़ेगा। दूसरा, इसके ऊपर अलग से सवाल आता है, पार्टनर्स कैरीज ऑन एनी बिजनेस जो कि सेम एंड कंपीटिंग नेचर का है, तो उस पर भी प्रॉफिट देना होगा। याद करो, गोकुल मधुलिका, गोकुल में भी है पार्टनर, मधुलिका में भी है। तो हम एक जगह से दूसरा जगह में, अगर हम लोग दोनों जगह पे पार्टनर है, तो यहाँ से हम जितना भी पैसा कमाएंगे हमको दूसरा जगह भी पार्टनर्स को देना होगा। क्या ये क्लियर है? अब कोई भी ये सवाल मत पूछना कि भैया गोकुल से पैसा लेके मधुलिका को देंगे कि मधुलिका से पैसा लेके गोकुल को देंगे।
जहां से प्रॉफिट का जो पहले जान लिया, जो हक मांग लिया वो ले लेगा। क्लियर है? तो भैया कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोग दो कंपीटिंग फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को वो हक नहीं है। हाँ, बनेंगे तो दोनों फर्म के सारे पार्टनर्स को इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है तो बन जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? दोनों जगह, हाँ ठीक है। किसी को दिक्कत? अब ये वो 11-12 में जो अकाउंट्स में करते थे, चेंज इन फर्म, फर्म में बदलाव कब होता है? 4 केस। चेंज इन पीएसआर कब होता है? एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, ये दो नया होगा। वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ फिक्स पर्पस। हम लोग बोले कि हम लोग का फर्म का काम है गया पुल बनाने का, गया पुल बन गया, उसके बाद भी अगर हम फर्म चला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत। क्या वो इलीगल हो जाएगा? क्या ये पढ़े अभी तक? तो भैया क्या होगा वहां पे? चेंज इन फर्म हो चुका है, चेंज इन फर्म हो चुका है। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस करता था कपड़ा का और अब वो मोबाइल का करने लगा, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, वहां पे भी चेंज इन फर्म माना जाएगा। सवाल उठता है भैया कि पुराना फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 था, गया पुल बनने के बाद हम लोग नया पुल बना रहे हैं, क्या उसमें भी 2:2:1 का रेशियो रहेगा या बदलेगा? आओ ये सब देखते हैं हम लोग कैसे बोल सकते हैं, लॉ क्या बोलता है इस बारे में। मेरा पर्सनल इरादा, उम्मीद कुछ और है। जैसे कि कुछ लोग बोलेगा भैया देखिए गया पुल के लिए ना 2:2:1 था, अगर नया पुल बना रहे हैं तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट है और नया कॉन्ट्रैक्ट में तो इक्वली करना चाहिए, कुछ बात नहीं हुआ तो। कुछ लोग बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है भैया, सेम ही नेचर का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन, तो जो पुराना रेशियो है वही चलेगा। लॉ क्या बोला आओ देखते हैं। सबसे पहले तो अगर फर्म में कोई भी चेंज होगा तो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज सेम रहेगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेगा। अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गया तो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज सेम रहेगा। अगर एडिशनल अंडरटेकिंग ले लिया, कपड़ा के साथ साथ मोबाइल भी बेच रहे हैं, वहां पे भी सेम रहेगा। मतलब क्या बदलेगा? इक्वल हो जाएगा कि 2:2:1 ही रहेगा, 2:2:1 ही रहेगा। याद रहेगा ना ये बात? अब कभी भी ये गलती मत करने कि भैया वो नया काम है तो नया नहीं। आप ही लोग तीनों पार्टनर हैं, पहले आप लोग ये रेशियो में काम कर रहे थे, कुछ नहीं बोला तो वहां इक्वली मत ले लेना, वहां वो जो पुराना काम था या जो दूसरा काम है वही रेशियो रहेगा। नहीं, जरूरी भी नहीं है, पार्टनर सेम है, इसीलिए पार्टनर सेम है, हम लोग सेम पार्टनर है। कपड़ा का दुकान में जब काम किए तो 2:2:1 बांटे 3 जन। अब फोन का काम कर रहे हैं तो तुम लोग का कहना है कि भैया फोन का काम कर रहे हैं तो हम लोग नया रेशियो रखेंगे। क्या फोन नया दुकान है? वही दुकान में नीचे फोन बिक रहा है, ऊपर कपड़ा बिक रहा है ना, तो जो ऊपर का रेशियो वही नीचे रहेगा। हाँ, हम लोग नया फर्म बनाते तो फिर हम लोग इक्वल वाला बात कर सकते थे। यहाँ नया फर्म बना नहीं बना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अनरजिस्टर्ड है, देखा जा रहा तो कोई नुकसान हो गया ना हम लोग का। ये चीज़ थोड़ा डीप है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, अब पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टीज के साथ कैसा है? एक पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म माना जाता है, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। मेन डिस्टिंक्शन क्या है उस एजेंट में जो हम दुकान में स्टाफ रखे और ये पार्टनर वाला एजेंट में? अरे बात ऐसा है कि मेरा एक दुकान है, दुकान में 10 गो स्टाफ है मेरा, ठीक है, 10 गो स्टाफ है, लेना सीए जूस वाला। अब 1 2 3 4 5 स्टाफ है, ये स्टाफ हम लोग का क्या है? एजेंट है। इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, ये लोग भी एक दूसरे का एजेंट है। तो क्या अंतर है स्टाफ और एजेंट में? वो स्टाफ वाला एजेंट में और ये पार्टनर वाला एजेंट में क्या अंतर है? बोला गया कि हम लोग एज अ पार्टनर ना, हम लोग का कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर है। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, उसका लाइबिलिटी में चिंता लेंगे,
हम लोग उसका प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गंदा रहेगा तो साफ करेंगे, ध्यान रखेंगे ना उस बिजनेस का एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या एजेंट का ऐसा कोई इंटरेस्ट होता है? वो आएगा, काम करेगा, सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, घर जाएगा। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यानी कि अगर फर्म में लॉस होगा तो क्या एजेंट झेलेगा? लेकिन पार्टनर झेलेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये वो वर्ड है, हमको याद है, मेरा पहला बैच था सीए फाउंडेशन का, हम जब पढ़ा रहे थे हम एक छोटा सा गलती किए थे, ठीक है। किस्मत से एग्ज़ाम से पहले हमको वो गलती पता चला था, हम बच्चा लोग का सही कराए थे। यहाँ पर भाषा का यूज़ करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगा? इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोला नहीं है तो क्या हम लोग को ये सारा हक मिलेगा? यहां पर ये लाइन है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट इम्पावर हिम टू। डज नॉट इम्पावर हिम टू का मतलब ये जितना भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दीज आर नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर ये सब करना है तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इसके अलावा हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये एक्सेप्शंस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी हुआ, ठीक है। यानी कि ये सब करेंगे तो पूछना होगा, ये सब के अलावा कुछ भी करेंगे तो पूछना पड़ेगा क्या? हम जब पढ़ाएं तो ये डज नॉट इम्पावर टू नहीं पढ़ाएं, और हम क्या पढ़ा दिए थे कि ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है। ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अरे एक बात बताओ, अब सब एकदम अच्छा और कॉमन सेंस वाला बात है। मानो हम लोग सबका जूस का दुकान था, तो जूस का दुकान में आदित्य भैया को हम लोग पार्टनर नहीं रखे। आदित्य भैया आए, बोले कि चलो हमको जूस दो थोड़ा। हम बोले कि तुमको जूस दे देंगे। जूस दिया, हम लोग का कुछ लफड़ा हो गया पैसा को लेकर, तो हम लोग में बाताचीती हो गया, तुम लोग सब देखा। तो तुम लोग में से फिर एक जन क्या किया, जाकर आदित्य पे केस कर दिया। क्या तुम लोग फर्म के बिहाफ में बिना बाकी पार्टनर से पूछे फर्म के बिहाफ में किसी पे भी केस कर सकता है? यू कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेशन विदाउट आस्किंग एवरीवन। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। हम लोग वहां पे ऊपर में सप्लायर को पे किए थे ना, एक्स सप्लायर को पे किया था ना, बिना वाई और जेड से पूछे, फिर भी एक्स को पैसा मिला क्योंकि वो उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी था। बट ये जाके हम केस कर दें, इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या? दूसरा, जूस बेच रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो पेटीएम का स्टिकर चिपकाना था। हम अपना बैंक अकाउंट का स्टिकर बना के चिपकवा दिए, तुम लोग से बात नहीं किया। क्या ये परमिशन है? आप किसी बैंक अकाउंट बिहाफ ऑफ द फर्म इन योर ओन नेम नहीं करा सकते, परमिशन लेना होगा सबसे, ठीक है। अच्छा, मानो फर्म जो है वो किसी पर केस किया, और वो केस में हम लोग एज ए फर्म, हम लोग का कहना है कि हम लोग 3 लाख रुपया जीतते हैं किसी से 3 लाख रुपया पाते हैं। इन द मीन टाइम अश्विनी का वो दोस्त था, तो अश्विनी उससे बात किया, बोला अभी तुम पैसा दे दो ना। बोला भाई मेरे पास 3 लाख नहीं है, 2 लाख रुपया है। अश्विनी बोला चल ठीक है 2 लाख रुपया दे, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। अश्विनी 2 लाख रुपया लेकर आया हम लोग के पास क्लास में, सोचा सब खुश होगा, और हम लोग सबको अश्विनी को गरियाने लगे। बोला अभी तुम क्या किया, 3 लाख पा रहे थे 2 लाख में मान गया। अश्विनी बोला सुनो ना, मेरे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि हम फर्म का किसी क्लेम को सेटल कर लें। है क्या ये सब है? आप अगर 100 रुपए का केस होता ना, तुम कर सकता था, उसमें भी तेरे पास ये अथॉरिटी नहीं कि तुम अपने से कर सकता था, वो तो रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड का, तो वहां नहीं जाना। यहाँ पे क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश कर रहा है कोई क्लेम ऑफ द फर्म, सबका परमिशन लगेगा, वोट होगा, मेजोरिटी देखा जाएगा, तब अपने से जाके नहीं कर सकता। सबका कंसेंट नहीं, मेजोरिटी। उसी तरीके से अश्विनी वही दोस्त को बोला, उसका दोस्त अश्विनी को पूरा ब्लैकमेल करने लगा, इमोशनल ब्लैकमेल, रोने लगा। बोला अश्विनी भाई देख कितना बुरा दिन चल रहा है मेरा, सब तुम लोग केस कर दिया, तुम लोग दोस्त था मेरा। हाँ, तो अश्विनी बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो केस किए हैं वो हम लोग विथड्रॉ करते हैं। ये बात वो डिसाइड करेगा कि हम लोग सब डिसाइड करेंगे। तो क्या वो विथड्रॉ कर सकता है एक सूट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जो किया गया है? नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, प्राची थी, प्राची जो है हम लोग का किसी से कोई बाताचीती हुआ, उस हिसाब से सप्लायर का कहना था कि तुम लोग 5 लाख रुपया देगा, और हम लोग का कहना था नहीं 3 लाख रुपया बनता है।
तो प्राची जो है वो उस सप्लायर से बात कर रही थी, डील कर रही थी। इन द मीन टाइम प्राची बोली कि हाँ यार तू सही बोल रहा है, तेरा 5 लाख रुपया बनता है, ये बात हम मानते हैं। ये बात प्राची एक्सेप्ट की। क्या फर्म लायबल होगा इसके लिए? प्राची के पास हक है कि वो फर्म के बिहाफ में कोई लाइबिलिटी बिना हम लोग से पूछे एक्सेप्ट कर ले? नहीं। यू कैन नॉट एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ फिर भी वो नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। हम लोग फर्म के नाम पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मेरा जूस का दुकान है, हम लोग सोच रहे हैं कि एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं, वहाँ पे हम लोग जूस का पूरा मॉल बना देंगे। कर सकते हैं, परमिशन लगेगा, अपने से नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग से बिना पूछे क्या हम एक नया ठेला खरीद सकते हैं जूस का? वो मूवेबल है, खरीद सकते हैं, वहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते जो फर्म के नाम पे, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जनरली महंगा आता है और फर्म का इतना सारा रिसोर्सेज आप नहीं लगा सकते। अगर हम कोई जूस का ठेला भी खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो तुम लोग सब मेरे पे केस करेगा, बोलेगा भैया इस पैसों का आप रिइम्बर्स कीजिए। आपको पूछा, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, कैपिटल नेचर का खर्चा ऐसे ही नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, रेंट भर दिए। अच्छा मानो हम लोग का सरकार के साथ केस चल रहा है, सरकार बोल रहा है कि हम लोग का 5 लाख रुपया का टैक्स बनता है और हम नहीं भर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम लोग का फर्म टिका हुआ है। इन द मीन टाइम कृति गई और भर दी। वो पैसा कृति का झेलेगी कि फर्म झेलेगा? कृति झेलेगा। केस चल रहा है ना, सूट चल रहा है ना, और सूट चल रहा है कि वो जाके सेटल कर सकती है क्या? जवाब देने से पहले दिमाग दौड़ा लो। डिस्प्यूट मैटर पे कभी भी जब तक वो डिस्प्यूट है तब तक उस पे कोई एक्शन नहीं लेना होता है, जब तक वो डिस्प्यूट से हटेगा नहीं। किसी नया पार्टनर को ला सकते हैं क्या? फर्म के नाम पे किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं। ये सब के लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या? इसके लिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, वोटिंग होगा, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो भैया उस अकॉर्डिंग आपका कहने का बात कुछ ऐसा है कि अगर पहला केस हम लोग फर्म के नाम पर जाकर केस नहीं कर सकते, पूछना पड़ेगा। दूसरा, फर्म के बिहाफ में अपना नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, पूछना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी क्लेम है जो फर्म कर रहा है, फर्म बोल रहा है कि हम तेरे से पैसा पाते हैं, वो कोई भी इकलौता पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी के नाम पे जाके रिलिंक्विश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फर्म किसी पे केस किया, बिना बाकी से पूछे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फर्म पे कोई केस किया, हम लोग आगे से जाके बिना बाकी लोग से पूछे एडमिट कर सकते हैं क्या कि हाँ मेरा गलती है? नहीं कर सकते, भले ही गलती हो। क्या फर्म के नाम पे एक्वायर कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं। क्या फर्म का इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना सबसे पूछे? नहीं। क्या फर्म के नाम पे पार्टनरशिप में आ सकते हैं बिना किसी से पूछे? नहीं। ये सब के लिए मेजॉरिटी से वोटिंग होगा। ये हम लोग इसके बगल में क्वेश्चन लिखे हैं और यहाँ हाईलाइट वगैरह किया हो, तो ये याद करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें से कोई भी पूछ दे कि क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी के स्कोप में नहीं है, बताओ, 4 मार्क्स का सवाल, तो 5-6 पॉइंट यहाँ से लिखना होगा। अब कैसे याद करें? हम किसी पे केस नहीं कर सकते, कोई हम पे केस नहीं कर सकता, हम एक्वायर नहीं कर सकते मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी के साथ फर्म में पार्टनरशिप में फर्म के बिहाफ में नहीं आ सकते हैं। अगर हम केस किए तो उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये 6-7 पॉइंट तो ऐसे दिमाग में बना हुआ रहेगा। हम कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं कर सकते, बैंक का नाम पे पेटीएम नहीं खुलवा सकते हैं। तो 8 पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट है? बोलो अब क्या बोल रही है? यूनिट 2 आप बोल रहे हैं और यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 आप बोले नहीं पढ़ना, सुनिए मेरा बात सुनिए, आप बोले। तो भैया यहाँ तक तो सिंपल है। अब ये जो बात बोला फालतू सा, क्या बात बोला? मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, यानी कि हम लोग का इंप्लाइड अथॉरिटी है। क्या इंप्लाइड अथॉरिटी नियम बताएं ऊपर 8 गो पॉइंट। ये बता रहा है कि जो तुम्हारा इंप्लाइड अथॉरिटी है ना, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है। ये इंप्लाइड अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला, जो भी हम लोग काम करेंगे वो यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म होना चाहिए एंड विद इन द स्कोप ऑफ इस अथॉरिटी होना चाहिए। देखो समझो, मेरा काम जूस का था, हम जूस का ठेला खरीदे, क्या वो यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म है?
हम लोग जूस का ठेला का खरीद बिक्री करते हैं क्या? हम फल खरीदे, वो यूजुअल बिजनेस में है। ठेला खरीदना है क्या? दूसरा, हम मानो बोल के रखे कि सूरज तुम किसी को उधार नहीं बेचेगा, तुम गल्ला में बैठ, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ पैसा देके खरीद बेचने का है, किसी को उधार तुम मत बेचना। फिर भी सूरज बेचेगा तो क्या उसके लिए फर्म लायबल होगा? क्योंकि सूरज का अथॉरिटी वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया ना, रोका गया ना, तो अब सूरज, नॉर्मली अगर हम लोग सूरज को नहीं रोकते, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सूरज उधार बेच सकता है, क्या वो 8 पॉइंट में था उधार नहीं बेच सकते? लेकिन अगर उसको रोक दें, उसका अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दें, तो उसको अपने दायरे में रहना पड़ेगा। सूरज लायबल होगा अगर सूरज बेचेगा, तो कस्टमर को तो जानेगा भी नहीं, तो कस्टमर का नुकसान नहीं। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। मेरा बिजनेस का काम है फल का, हम सोच रहे कि साइड में 4 को मोबाइल रख के बेच दे, कर सकते हैं? नॉर्मल कंडक्ट है आपके बिजनेस का मोबाइल? नहीं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट में जो भी एक्शन है वो फर्म के नाम पे होता है, जो भी एक्शन है वो फर्म के नाम पे होता है, ठीक है। तो अगर आप फर्म के नाम पे कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो ऊपर के 2 पॉइंट को याद रखना है। क्या बोले हम? देखो यहाँ पे, द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। हम लोग अगर कोई भी ऐसा हरकत करते कि हम फर्म को जिम्मेदार ठहराएंगे फ्यूचर में, तो वो यूजुअल बिजनेस में होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट में होना चाहिए। हाँ, अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो आप वो काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, यहां पर एक बात बता, क्या फर्म के नाम पर एज अ पार्टनर हम चेक बना के इशू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कहीं ऊपर 8 में लिखा था नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिए कि 10,000 के ऊपर का कोई भी चेक के लिए पहले वोटिंग करा लेना, तब ठीक है। क्या फर्म के नाम पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर सकते हैं? ये सब चीज ऑर्डिनरी। उधार बेच सकते हैं, उधार माल खरीद सकते हैं। फर्म कपड़ा का है, हम फर्म के लिए फर्नीचर उधार खरीद सकते हैं, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ भैया, लेकिन आप तो फर्म के लिए खरीद रहे हैं, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस है क्या? तो नहीं कर सकते। क्लियर है? नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स फर्म में पार्टनर है। फर्म क्या चीज का है? सॉलिसिटर। सॉलिसिटर मतलब लॉयर, थोड़ा हाई भाषा में सॉलिसिटर बोल देते हैं। एक्स अ पार्टनर इन फर्म ऑफ सॉलिसिटर बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म विथआउट अथॉरिटी। उसको अथॉरिटी नहीं था, फिर भी वो उधार ले लिया या फिर प्रोमिसरी नोट वगैरह साइन कर दिया, क्या वो कर सकता है? क्या इसके लिए अदर पार्टनर्स लायबल होगा? अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लायबल। जो करेगा वही भरेगा। लेकिन भैया आप बोले थे उधार लेना तो अलाउड है। एक बात बता, एक लॉयर का ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या ये सब अलाउड होता होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइन करना। मेरा ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग में उधार देना उधार लेना चलता है, सर्विस में चलता है। क्या एक डॉक्टर क्लिनिक में उधार में किसी का चेकअप करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? नहीं, 2 बजे तक पढ़ना है ना। इफ पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर, वो क्या क्या कर सकता है? यहां हम लोग पढ़ें कि क्या इंप्लायड अथॉरिटी है, क्या। अच्छा, अब सुनो, तुम लोग सुनेगा, तुम लोग को लगेगा भय हम लोग ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, लॉ बोल रहा है कर सकते हैं। देखना अभी क्या हम लोग, एक सेकंड, हाँ, क्या हम लोग पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी, उसका एसेट, उसका फर्नीचर को प्लेज या सेल कर सकते हैं? दिल बोल रहा है ना कि नहीं। क्या वो 8 पॉइंट में पढ़े थे? कर सकते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए? बस मूवेबल होना चाहिए, बस मूवेबल। क्या हम बाकी तुम लोग से पूछे जूस का सेंटर में
नया फर्नीचर खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो भारी बात है। लेकिन बेच सकते हैं और गिरवी भी रख सकते हैं। मतलब कोई मर्केंटाइल एजेंट वाला बुद्धि लगाना होगा। या अल्लाह, ये लड़की कौन सा काम नहीं बोलेंगे, हम लिख के रखें। ठीक है, क्या बोल रही थी आकांक्षा? सर हम बोल रहे थे क्या साइन है? सर मतलब मूवेबल होना चाहिए तो पार्टनर से पूछेगा नहीं? ना, नहीं पूछेंगे। तो भैया ये तो बाकी पार्टनर्स के लिए गलत है। तो लॉ ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम उस पर केस मत करना। अगर मेरा किसी डिसीजन से फर्म का नुकसान होता है या बाकी पार्टनर्स का नुकसान होता है तो हमको रीइंबर्स करना, ऊपर में लॉ बना है, ये वाला लॉ के कारण तुम हमसे पैसा मांग लेना। क्या सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकते हैं? ऐसा क्यों किया लॉ? ऐसा परमिशन क्यों दिया कि हम पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी को बेच दें? आज हम लोग 50 पार्टनर हैं। मेरा जो ठेला है उसमें एक पार्ट है जो पुराना हो चुका है। क्या हम एगो मीटिंग बैठा के बुलाएंगे कि बेचो सब? लेकिन तुम बोल रहे कि भैया आपका ये जहाँ पे आपका जूस का सेंटर है वो दुकान पुराना हो चुका है। अबे वो लैंड बिल्डिंग है, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा लैंड पे। वो पुराना में डिप्रिशिएट होगा कि अप्रिशिएट होगा? तो बेच देंगे हम। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। क्लियर है? सीक्रेट प्रॉफिट है, बांटना पड़ेगा। ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ फर्म। बाय गुड्स, गुड्स बोला, गुड्स कंप्यूटर है क्या? मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर है, मेरा फ्रूट का दुकान है तो फ्रूट है। यानी कि जो काम है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, वही माल काम खरीदारी कर सकते हैं। कुछ भी और खरीद सकते हैं जो मन करेगा सो नहीं, लेकिन कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी गिरवी रख सकते हैं। ये बहुत भारी चीज है। क्या हम फर्म के नाम पे उधार ले सकते हैं? उधार माल खरीद सकते हैं? किसी का उधार को पे कर सकते हैं? हाँ, अगर हम, याद करो सप्लायर बोला था कि उधार है 2 लाख रुपए का, पे करो, किए थे ना भैया? आप अभी ऊपर में कुछ और बोले। आप ऊपर में बोले कि फर्म अगर कोई केस करके रखा है तो उसका सेटलमेंट नहीं कर सकते। हम लोग सप्लायर पे केस किए थे क्या? नहीं ना। तो अगर केस, मानो सप्लायर पे हम केस किए, सप्लायर बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपया बनता है, हम बोल रहे हैं भाई 1.5 लाख रुपया बनता है। इन द मीन टाइम जुल्फिकार गया 2 लाख का पेमेंट कर दिया, कौन झेलेगा 50,000 का नुकसान? फर्म झेलेगा क्या? लेकिन ऐसा कोई केस नहीं हुआ, उसका 2 लाख का बिल बना हुआ मेरा कंप्यूटर में चढ़ा हुआ है, तो जुल्फिकार पूछेगा क्या सबसे? भैया वो बोरो मनी भी कर सकता है, वो उधार में लेन देन भी कर सकता है, और वो उधार का पेमेंट भी, तीनों काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, कोई भी नेगोशिएबल पेपर साइन करना, इंडोर्स करना, ट्रांसफर करना, कुछ भी करना कर सकता है। ठीक है? तो ये जो है हम लोग क्या पढ़े, ये इंप्लाइड अथॉरिटी होता है, और ऊपर हम लोग क्या पढ़े, वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 तुम लोग को देगा, तुम लोग दिमाग को फील कराएगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बोल दिया है ये सही हो रहा है। क्या देख रहा है टाइम? नहीं ना, ऊपर में क्या था, 19 का 2 नहीं हो सकता है, और यहां पर क्या है, हो सकता है। क्या पार्टनर का इंप्लाइड अथॉरिटी जो ऊपर में पढ़ा है हम लोग, उस पर एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? मतलब भैया आपका कहने का मतलब है कि अब देखो, लड़का लोग जनरली बार्गेनिंग में बहुत खराब होता है, तो हम लोग सबको मिलकर डिसाइड किए कि अगर हम लोग माल खरीदेंगे या माल बेचेंगे तो कोई भी लड़का लोग बार्गेन नहीं करेगा, बार्गेनिंग का डिपार्टमेंट लड़की लोग का। इन द मीन टाइम तुषार माना नहीं मेरा बात। तुषार बोला है भैया क्या लड़का लड़की बराबर होता है। तुषार बार्गेन करने गया, बार्गेन में लॉस हो गया, तुषार झेलेगा कि फर्म झेलेगा? अब ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाए थे ना, पार्टनर्स के एम्प्लॉयड अथॉरिटी, हम लोग माल का खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर उस पर रोक लगाए ना, तो वो रोक वैलिड है, तुषार झेलेगा। हाँ, अब मानो ये बड़ा मस्त पॉइंट है, और ये पॉइंट हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े हैं, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान का नाम है सीए जूस वाला, और उस दुकान के बाहर में एक बोर्ड टंगा हुआ है, डू नॉट बाई गुड्स फ्रॉम अश्विनी। अश्विनी को माल देना है दीजिए, पेमेंट देना है दीजिए, अश्विनी से माल मत खरीदिए। अब गाना गाते गाते एक आदमी कस्टमर जा रहा था सीटी बजाते बजाते, यहाँ अश्विनी बैठा हुआ है। अश्विनी बोला ठीक है चलो हम माल बेचेंगे। ये जूस था, जूस में संतरा रखा हुआ था। कस्टमर बोला हमको संतरा दीजिए, अश्विनी संतरा दिया, और संतरा क्या निकला?
खराब। ये देखते ही कस्टमर को गुस्सा आया, कस्टमर बोल रहा है हम सीए जूस वाला पे केस करेंगे। कस्टमर कर पाएगा? हम लोग बोलेंगे ये बोर्ड पे लिखा है ना अश्विनी से माल नहीं खरीदना है, अश्विनी जानबूझ के खराब माल चिपकाता है, इसका बुरा आदत है। कस्टमर बोल रहा है हम नहीं देखे थे, तो वो आपका गलती, आपको बड़ा बड़ा आंख दिया ना 2 को भगवान, कहीं नहीं देखे थे आप। समझ आ रहा है बात? तो ये जो थर्ड पार्टी है इसको रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ये बात का मालूम है, सीधा जवाब है कि उस केस में अंधा को फायदा मिल जाएगा उसका अंधा होने का, ठीक है। अच्छा एक बात बता, अगर एक थर्ड पार्टी है उसको पता ही नहीं है कि तुम उस फर्म में पार्टनर है, वो तुमसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में डील कर रहा है, जैसे कि यहां पे देखते हैं ये क्वेश्चन भी है। ए एक पार्टनर है, वो बी से 1000 रुपया लिया फर्म के नाम पे, लेकिन उसका अथॉरिटी था ही नहीं 1000 रुपया लेने का, उस पर रेस्ट्रिक्शन था कि तुम 200 रुपया उधार ले सकता है। ये उधार वो लिया और वो फर्म का उधार को पे करने के लिए लिया, मतलब हम तुम लोग से पैसा लिए, तुम लोग से उधार लिए और फर्म का सप्लायर को 2 लाख रुपया देना, 1000 रुपया देना था, दे दिया। यहां पे बोला गया कि फर्म का डेट पे करना तो इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो जिसको हम डेट पे किए क्या तुम लोग उस पर केस करके वापस से पैसा मांग पाएगा? सवाल उठता है कि बी आया, हम ए हैं, बी बोला कि भाई 1000 रुपया वापस कर दें, हम बोले कि ब्रो हम नहीं करेंगे। बी बोला तुम्हारा फर्म में 50 पार्टनर है, तुम पर केस कर देंगे, बोले कर दो। केस हुआ तो वहां पर क्या देखा जाएगा? वहां पर देखा जाएगा कि बी को इस बारे में पता था कि नहीं। मानो बी बोला कि हमको पता ही नहीं था इसको लोन नहीं देना है कि नहीं देना। कोर्ट बोला भाई पार्टनर्स तुम लोग कहीं पे बोर्ड चिपकाया था कि ए को उधार मत दो, हम लोग बोले नहीं, तो बी को पता चलता नहीं चलता ना, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जीत जाएंगे और मतलब बी ए जो उधार दिया था वो बंदा जीत जाएगा और हम लोगों को पैसा देना होगा। क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो अनअवेयर ऑफ द फैक्ट था कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। लेकिन बी अवेयर था रिस्ट्रिक्शन का, क्या उसको कुछ भी पैसा मिलेगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? एक सवाल का ये बात सबको क्लियर हो? दूसरा ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मानो हम तुषार से डील कर रहे हैं, जूस सारा भूल जाओ, मानो तुम लोग जितना जन इस रो में बैठा है सब पार्टनर है, हम तुषार से डील कर रहे हैं और हमको नहीं पता था कि तुषार तुम लोग का पार्टनर है। तुषार बोला कि देखिए भैया मेरा फल का दुकान है, हमको फल चाहिए, हम बोले ले जाओ, हम फल दे दिए। अब तुषार के ऊपर ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि तुम उधार माल नहीं खरीदेगा। हम गए, बोले तुषार पैसा, तुषार बोला नहीं देंगे, और बाहर रोते रोते निकले कि तुषार पैसा के लिए मना कर दिया। अब क्या हुआ, हमको बाहर में एक आदमी बताया अबे तुषार ने मना किया है, उसका तो इतना सारा पार्टनर है। हमको नहीं पता था जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए कि इतना सारा पार्टनर है, बाद में पता चला। क्या बाद में हम केस करके लोग से पैसा ले सकते हैं? अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए तब हमको नहीं ना पता था, तो ये मान लो रेस्ट्रिक्शन भूल जाओ, सवाल ही नहीं उठता हम अवेयर थे कि नहीं थे। यहाँ सवाल सिर्फ एक उठता है, क्या तुम पता था तुम पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहा है? नहीं ना पता था, तो तुम बाद में पता चलेगा तो फायदा मत उठाना, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन था नहीं था, क्या ये सब पॉइंट उस टाइम पे खड़ा होगा? कुछ खड़ा नहीं होगा। क्या तुमको पता था वो एक पार्टनरशिप फर्म है? नहीं, तो तुम सिर्फ उस बंदा से पैसा मांग सकता है, बाकी किसी से भी पैसा नहीं मांग सकता। अच्छा, तुषार पे अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, अश्विनी पे रेस्ट्रिक्शन लगाए कि वो माल नहीं बेचेगा, ये हम लगा सकते हैं, कैसे लगेगा? मेजॉरिटी से नहीं, ये बड़ा चीज है ना, बड़ा चीज कैसे लगता है? विद कंसेंट ऑफ ऑल। तो कोई, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्या मेजॉरिटी से रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है इंप्लाइड अथॉरिटी पे? नहीं लग सकता है। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं।